ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट मास। ठीक है, ये हम समझ लो एक तरह से पहली क्वांटिटी है जिसको हम डिटेल में समझने लगे कि व्हाट दिस क्वांटिटी इज एंड हाउ डू वी डील विद दिस। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको दी जाएगी तो सबसे पहले आपके जहन में यह आना चाहिए एज एन ऑब्जेक्ट कि इसका मास क्या है। ठीक है, एट एनी पॉइंट अगर कोई स्क्रीन का इशू हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताना। ठीक है, सो मास के बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर डेफिनेशन लिख के फिर इसको समझते हैं कि व्हाट आर वी रियली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज a measure of the quantity of matter. ठीक है, it is the amount of, it is the measure of it is the measure of the quantity of matter. ठीक है, अब ये quantity of matter जो है ये बेसिकली क्या है, अगर इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर दूं, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये है क्या। ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि यार मेरे पास आ जाता है, सपोज कर लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, एक बॉल है मेरे पास। ठीक है, एक बास्केटबॉल है मेरे पास और इसी तरह मेरे पास है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक एप्पल है मेरे पास। ठीक है, ये दो चीजें हैं मेरे पास। अब इनके मास को जब मैं डिस्कस करता हूं तो व्हाट आर वी रियली टॉकिंग अबाउट, हम क्या समझना चाह रहे हैं? क्या मास जो है वो साइज के बारे में बताता है? व्हाट डू यू थिंक? नो, मास साइज के बारे में नहीं बता रहा था। इट्स नॉट टेलिंग यू अबाउट द साइज, इट्स नॉट गोइंग टू टेल यू के इफ समथिंग इज बिग और स्मॉल। ठीक है, ये आपको ये भी नहीं बता रहा होता कि लेट्स सपोज, हाँ बस बेसिकली यही है कि आपको साइज के बारे में नहीं बता रहा होता। तो ये आपको बता क्या रहा होता है? अगर मैं एप्पल का मास बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ एप्पल का मास है फॉर एग्जांपल 200 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 200 ग्राम्स। इसी तरह मैं बास्केटबॉल का मास लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लो 1.2 kg। सो व्हाट एम आई रियली सेइंग हियर? ठीक है, मैं बस सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है बास्केटबॉल के अंदर, बास्केटबॉल जो है वो असेंशियली ज़्यादा हैवी है कंपेयर टू द एप्पल। और इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो काइंड ऑफ से, लाइक ये बात बिल्कुल 100 टेक्निकली 100% करेक्ट नहीं है, बट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं यार कि बास्केटबॉल जो है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इसके अंदर ज़्यादा है। अब मास एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स को काउंट तो नहीं करता, लेकिन इट इज स्टिल समहाउ रिलेटेड टू इट। ठीक है, आप लोग वैसे केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हो जिसे हम कहते हैं मोल्स। मोल्स जो है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही काउंट कर रहा होता है, बट फिजिक्स में जब आप मास पढ़ते हो तो दैट्स नॉट रियली अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट इट स्टिल इज गिविंग यू जस्ट अ बेसिक आइडिया कि कौन सी चीज में ज्यादा एटम्स हैं। अब ऑब्वियसली जिस चीज में ज्यादा एटम्स हैं या ज्यादा पार्टिकल्स हैं वही ज्यादा हैवी भी होगी। So basically, you can just think of mass as how heavy something is. ठीक है, so if I want to compare कि एप्पल और बास्केटबॉल में से ज्यादा कौन सी चीज हैवियर है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं यार बास्केटबॉल इज
heavier than the apple। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद आपको मास के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, और वो है उसका SI यूनिट। तो मास का जो SI यूनिट है बेटा, वो याद रखना है कि वो है किलोग्राम, मतलब के केजी। आपने जब भी मास के साथ डील करना है तो याद रखो कि उसका जो SI यूनिट है, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो केजी है। यस, यू कैन कन्वर्ट इट टू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स एंड और भी इसके आगे प्रीफिक्स वगैरह लगा सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, बट द SI यूनिट ऑफ मास विल ऑलवेज बी किलोग्राम। तो हमने कोशिश, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हेन वी विल बी यूजिंग मास फॉर कैलकुलेशन, तो वो केजी में यूज हो रहा होगा। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करना, मैं फातिमा से पूछ लूँ कि ये लॉग आउट क्यों हो गई है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। मास के बारे में एक और चीज हमें समझनी है, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू के फॉर एग्जांपल कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, बट ये एक और चीज आपको जो है एक और चीज का आइडिया देती है, और वो एक और चीज का आइडिया जो आपको देती है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। मास के ही आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो है इनर्शिया। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मास इज also a measure of inertia of an object। अब ये जो वर्ड है ये आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली नया होगा कि ये इनर्शिया क्या वर्ड है, ठीक है। तो इनर्शिया के वर्ड को हमने समझना है और फिर इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या बात हो रही है। अगर मैं इनर्शिया को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सो इट वुड बी एक्सप्लेन्ड एज it is the property of the body, it is the property of a body that resists change in motion। Property of a body that resists change in motion, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that resists change। इस बात को थोड़ा सा और कंप्लीट करके लिख लेते हैं, from its state of rest और मोशन। अब ये बात जरा ज्यादा कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो इनर्शिया की मैंने डेफिनेशन लिखी है, दिस कैन आल्सो बी जस्ट रिटन एज द डेफिनेशन ऑफ मास। तो टेक्निकली हमने मास की दो डेफिनेशंस लर्न की हैं, एक ये वाली क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि बेसिकली एक चीज के अंदर कितना जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यू कैन रफली थिंक ऑफ इट एज लाइक दिस। एंड सेकेंडली दूसरी चीज मास आपको ये बता रही है कि हाउ हार्ड इट इज टू चेंज द मोशन और हाउ हार्ड इट इज टू मेक समथिंग मूव। जो भी उसका मास है उसका ये आपको आइडिया दे रहा होता है ना। हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस कि ये चेंज ऑफ मोशन की जो मैंने बात की है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ये बात का क्या मतलब है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो ये हैं। क्या एग्जांपल्स है इसके अंदर? तीन एग्जांपल है। एक पहली एग्जांपल ये है कि if a car of, let's suppose, 800 kilograms is at rest and another car of 1500 grams or 1500 kilograms is at rest, which is harder to move। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने। एक कार है जिसका 800 kg मास है और एक और कार है जिसका मास है 1500 kg। बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट, ये भी एट रेस्ट है, ये भी एट रेस्ट है, मतलब दोनों गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो ज्यादा हमें फोर्स
कौन सी गाड़ी पे लगानी पड़ेगी ताकि हम उसको मूव करवा सकें? व्हाट डू यू थिंक? द कार विच इज 800 kg और द कार विच इज 1500 kg? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 300 kg। 800 kg वाली जो कार है उसको मूव करवाना ज्यादा मुश्किल होगा, राइट? सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं 1500 kg requires, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ? requires more force to move, राइट? ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सिर्फ जरूरी नहीं था किसी चीज को मूव करवाने के लिए ही फोर्स रिक्वायर्ड हो, बल्कि हमने यहाँ पे एक और बात लिखी है, हमने लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। तो अब मोशन वाली बात को कैसे समझेंगे यहाँ पे? अब जरा मोशन वाली बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कर लो अब आपके पास दो गाड़ियां और है और दोनों की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ। सपोज कर लो if both of these cars if both of these cars are moving at the same velocity, मतलब दोनों गाड़ियां समझ लो सेम स्पीड से जा रही हैं, राइट? मूविंग एट द सेम वेलोसिटी, which car is harder to stop? या स्टॉप भी कह लो या सिर्फ सिंपली कह लो कि उसे स्लो डाउन करना है, ठीक है? तो कौन सी गाड़ी को ज्यादा आसान है कि उसे आप स्टॉप कर सको या स्लो डाउन कर सको? अगेन a very straightforward question. What do you think? Would it be easier to stop an 800 kg car or would it be easier to stop a 1500 kg car? दोनों सेम स्पीड पे जा रही हैं, दोनों की स्पीड सपोज कर लो 20 की है, ठीक है? तो ज्यादा जान कौन सी गाड़ी को लगानी पड़ेगी रुकने के लिए? यस, 300 kg। 1500 kg। फातिमा, आपको ये भी बात समझ में आ रही है बेटा? Is that clear? So it's Yes. not just about getting things to move, it's also about stopping something or slowing something down. Changing the motion is not only about speeding something up, but also about slowing it down. ठीक है? तो again वही बात होगी, 1500 kg वाली जो कार होगी, 1500 kg car needs a greater force to stop or slow down, ठीक है? और इसमें क्या एग्जांपल आ सकती है? चेंज ऑफ मोशन की और क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे? इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ चेंज ऑफ मोशन, अदर एग्जांपल्स ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो चेंज ऑफ मोशन के अंदर आपने दो एग्जांपल्स ऊपर क्या देखी? एक है किसी चीज को, एक चीज एट रेस्ट है उसको मूव करवाना, कोई चीज मूव करी उसको स्टॉप करवाना, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल देख ली? स्टार्ट टू मूव, ठीक है? स्टॉप। अब अगर कोई चीज एक स्पीड से जा रही है और आपने उसको स्पीड अप करवाना है, इन अदर वर्ड्स हमने उसको करवाना है एक्सेलरेट। या फिर और इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है? स्लो डाउन, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। इसको क्या कहते हैं? डीसेलरेट। किसी चीज को स्लो डाउन करवाना, उसकी स्पीड को कम करने का मतलब होता है उसको डीसेलरेट करना। एक और चीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की और प्रॉब्लम शायद आपके दिमाग में ना आ रही हो, बट इससे कहेंगे हम चेंज डायरेक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या चीज आपको समझ में आ रही है? सारी वो एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बस बात को समझते हैं। ऑल दीज changes of motion require a force. The greater
the mass of the body, the greater the required force. ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, बट इस फॉर्मूला को अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. ये फॉर्मूला शायद आपने कभी पहले स्कूल में पढ़ा हो, बट ये फॉर्मूला जब हम फोर्सेस का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब ये चीज हमारे पास वापस आएगी घूम के, और हम इसको फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट अभी मैं इस फॉर्मूला की डिटेल में नहीं जा रहा. यहाँ पे बस सिंपल से एक बात याद रखो, एफ आपका फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, बल्कि मास जो है वो आपका m है, और a जो है वो आपकी एक्सेलरेशन है. So these three things are related to each other. It is one of the laws that we will study later on in the chapter of forces. But अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझनी है कि देखो बेटा, जितनी बड़ी चीज होगी, या बड़ी चीज नहीं होगी, बड़ी की गलत बात करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही जब मास के बारे में बात की थी मैंने कहा था मास इज नॉट अबाउट इफ समथिंग इज लार्ज और स्मॉल, इट्स अबाउट whether something is heavy or not. तो जितनी हैवी चीज होगी, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड फोर्स होगी उसमें चेंज ऑफ मोशन करवाने में. और चेंजेस ऑफ मोशन की सारी एग्जांपल्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिया आपके सामने. समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करवाना हो, किसी को स्टॉप करना हो, किसी चीज को स्पीड अप करना हो, स्लो डाउन करना हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, या दो तीन चीजें भी एक साथ भी हो सकती हैं. समथिंग कैन बी स्लोइंग डाउन एज वेल एज चेंजिंग डायरेक्शन एट द सेम टाइम. तो ये सब चीजें करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, और जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी. तो होपफुली मास अब आपको क्लियर हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. एक एग्जांपल मेरे ज़हन में और आ रही थी, तो मैंने कहा इसको भी समझ लेते हैं. सपोज कर लो, सपोज अ ड्राइवर applies a brake to his car. ठीक है, वो एक ड्राइवर है और उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई. ठीक है, यहाँ पे हम उससे रिलेटेड कोई पिक्चर ढूंढ लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पिक्चर ढूंढ लेते हैं. ओके, let's find some picture which is relevant to the situation. ये वाली पिक्चर, एक मिनट, लेट मी फाइंड अ रेलेवेंट पिक्चर. अच्छी पिक्चर नहीं नजर आ रही, डायग्राम होना चाहिए. चलो ये ले लेते हैं. ओके, let me know when you can see the picture in the notes. Can you see the picture? पिक्चर नजर आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, अब देखो सिचुएशन ये है कि आप गाड़ी में बैठे हुए और आपने सीट बेल्ट जो है वो लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई, ये एक, अभी इस बात को बाद में डिस्कस करते हैं. बट मुझे ये बताओ कि आपने ये बात नोटिस की होगी, व्हेन यू सडनली अप्लाई द ब्रेक, व्हेन अ ब्रेक इज सडनली अप्लाइड, आपके बॉडी के साथ क्या होता है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा गाड़ी में बैठे हुए, अगर एकदम से ब्रेक लग जाए तो आपकी बॉडी के साथ क्या होता है? हैव यू एवर नोटिस्ड? नोटिस किया कभी जो है एकदम से अगर ब्रेक? Yes, sir. बॉडी है एक ही जगह पे रहती है, हिलती नहीं है. नहीं, तो अगर गाड़ी को ब्रेक लगती है तो आपकी बॉडी आगे जाके नहीं लगती गाड़ी को. लेट्स सपोज आप बैक सीट में बैठे हो तो आपका सर आगे वाली सीट में जाके लगेगा, ऐसा फील होता है. और हाँ. अगर गाड़ी जो है वो एकदम से एक्सेलरेट हो, मतलब आप गाड़ी में बैठे हुए हो और एकदम से कोई एक्सेलरेटर दबाओ और गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड अप करे, तो इट फील्स लाइक यू आर गेटिंग पुश्ड बैक इनटू द सीट. ये दोनों जो हमारे पास, व्हाट डू यू कॉल इट, ये जो दोनों हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, ये वाली जो फीलिंग है, ये हमारी इनर्शिया की वजह से है. इस बात को हम समझ रहे हैं कि इनर्शिया से रिलेटेड ही है. व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, when the brakes are applied,
the passengers are pushed towards the front of the car. अब इसकी वजह क्या है? Why does that happen? इस बात को समझो. मुझे बताओ कि गाड़ी जो है और जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, आर दे लाइक वन एंड द सेम ऑब्जेक्ट और आर दे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? डिफरेंट मासेस हैं या एक ही मास है? डिफरेंट मासेस. डिफरेंट मासेस हैं. ब्रेक गाड़ी पे लगी हुई है या पैसेंजर पे लगी हुई है? गाड़ी. अगर गाड़ी को ब्रेक लगेगी तो पैसेंजर की बॉडी को तो नहीं पता लगा ना कि ब्रेक लगी है. वो तो आगे जा रही थी गाड़ी के साथ साथ, वो जाती रहेगी. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें तो कोई ब्रेक नहीं लगी हुई. आप भी आगे जा रहे हो, गाड़ी भी आगे जा रही. गाड़ी के टायर्स को ब्रेक लग गई. आपकी बॉडी जो है उसका जो मास है वो क्या करता है? अब इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करो. प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट, ये क्या वर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं? रेजिस्ट. रेजिस्ट. आपका जो बॉडी है, जो मास है आपकी बॉडी में, इट रेजिस्ट्स चेंज in its state of rest or motion. So if you were in motion, you were moving forward with the car and the brakes were applied, आपको क्या फील होगा कि आपकी बॉडी अभी तक आगे जा रही है और बल्कि जाएगी, unless you control yourself and try to stop yourself by applying a force. वरना आप अगर एकदम से ब्रेक लगेगी तो आपका सर आगे जाके लगेगा, राइट? तो इसलिए what do we need? For this reason we need seat belts in the car. क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक लगती है या एकदम से जो है वो सपोज कर लो कि कहीं पे गाड़ी जाके टकराती है, कोई कोलिजन होती है, तो क्या होगा? फिर हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ क्या होगा? उनके साथ उनका एक्सीडेंट होने का चांस है, उनको इंजरी होने का चांस है, क्योंकि उनका हेड जो है वो आगे जाके लग सकता है, राइट? So when the brakes are applied, the passengers are pushed towards the front of the car. Why? Because, अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देते हैं. Because their mass resists change in motion. तो आपकी बॉडी फौरन से नहीं रुकेगी. अच्छा, एक और एग्जांपल. Suppose a couple of example को जरा मैं ऊपर से चेंज कर दूं. अच्छा, अब एक और मैंने अभी आपसे बात की. आप गाड़ी में बैठे हुए हो और जो ड्राइवर है उसने एकदम से एक्सेलरेटर का जो पेडल है वो जोर से दबा दिया. सो कार इज नाउ एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड्स. जब एकदम से गाड़ी ऐसे स्पीड अप करती है तो यू फील लाइक यू आर बीइंग पुश्ड बैक इनटू द सीट. क्या होता है? when the car suddenly speeds up, yeah, in other words we can call it accelerates, तो क्या होता है? The passengers are pushed towards the back of the car. अब इस बार क्या हो रहा है? Their body is resisting speeding up. पहले आपकी बॉडी स्लो डाउन होने से रेजिस्ट कर रही थी. It did not want to slow down. The mass wants to keep going in the direction it was going before. But now the body was at rest, so it does not want to move forward. उस पर फोर्स लगेगी तब भी वो बॉडी जो है वो बॉडी आगे जा सकेगी. सिर्फ गाड़ी का एक्सेलरेटर आप दबाते हो या बाइक पे बैठे हुए होते हो तो क्या होगा? एकदम से जब एक्सेलरेट होगा व्हीकल तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ पुश होगी. दिस इज व्हाट इनर्शिया इज. ओके, so the passengers are pushed towards the back of the car because their mass resists change in state of rest. Hopefully ये एग्जाम्पल क्लियर है. अगर नहीं है क्लियर, कोई भी ऐसी चीज है तो पूछने वाली तो पूछो मेरे से, ठीक है? So I wanted to cover the concept of mass
अब मास के कॉन्सेप्ट को अगर हमने कवर कर लिया तो अब इससे रिलेटेड हमने एक और बात डिस्कस करनी है, और वो है हाउ टू मेजर। बल्कि मास से पहले हमें एक और बात डिस्कस करनी है, और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड, यस जोया आपने अपना हैंड रेज किया, इज देयर अ क्वेश्चन? Sir, can you explain what happens when the car speeds up? हाँ, The car accelerates. जब आपकी गाड़ी स्पीड अप होती है, अब ये बात आपने एक्सपीरियंस करनी है, नेक्स्ट टाइम इस बात को नोटिस करना, जब भी गाड़ी में बैठो या बाइक पे बैठो या कहीं भी बैठो किसी भी गाड़ी में, ये बात नोटिस करना, जब भी गाड़ी एकदम से स्पीड अप होगी तो आपको लगेगा आप पीछे जा रहे हो, गाड़ी के अंदर आप पीछे जा रहे हो, आपको लगेगा आपकी बैक जो है वो सीट से और ज्यादा उसके अगेंस्ट पुश कर रही है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज आपकी गाड़ी तो आगे जा रही है, राइट? सपोज कर लो ये गाड़ी है, गाड़ी तो आगे जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी को तो नहीं पता ना कि गाड़ी आगे जाना चाह रही है, तो आपकी बॉडी जो है उसको लगेगा कि वो पीछे की तरफ पुश हो रही है, ऑल्दो वो भी गाड़ी के साथ साथ आगे मूव करना शुरू करेगी, बट इट विल फील लाइक दैट यू आर बीइंग पुश्ड बैक इन द कार। फिर जब गाड़ी की बैक सीट से आपको पुश मिलेगा तो आप गाड़ी के साथ साथ आगे मूव करना शुरू हो गए। बट सपोज कर लो आप गाड़ी में आगे होके बैठे हो, आपने टेक नहीं लगाई और मैं एकदम से गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देता हूँ, तो आप सीट के पीछे जाके लगोगे एकदम से। अगेन ये क्यों हो रहा है? बिकॉज योर मास, आपकी बॉडी का जो मास है, इट इज रेजिस्टिंग टू मूव फॉरवर्ड। वो चाह रहे हैं कि वो अपनी जगह पे ही एट रेस्ट रहे। इज दैट क्लियर? Okay, sir, clear. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इस बात को समझना, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आदत है हम किस चीज के साथ रिलेट करते हैं, हमेशा अर्थ के साथ रिलेट करते हैं, राइट? हम ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को किस चीज के साथ रिलेट करते हैं? हमेशा अर्थ के साथ। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा अब जरा एक्सपैंड करना है अपने आइडिया को, और इस बात को समझना, एवरी मास, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जिसका मास है, ठीक है, एवरी बॉडी दैट हैज अ मास। अब हर चीज का ही मास होता है ऑब्वियसली, इवन छोटा सा सैंड का ग्रेन भी होगा उसका थोड़ा सा मास होगा। एवरी बॉडी दैट हैज अ मास creates a field of force around it. Field of force around itself. It's called the gravitational field. जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, कोई रॉक है, आपका टेबल पड़ा हुआ है सामने, आपकी चेयर पड़ी हुई है, कोई प्लेनेट है, कोई स्टार है, कोई ब्लैक होल है, राइट, कोई मून है, आपके सामने आपका लैपटॉप रखा हुआ है, आपका फोन रखा हुआ है, जिस चीज का भी मास है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ फील्ड ऑफ फोर्स अराउंड इट, जो कि इनविजिबल हो गया ऑब्वियसली, ठीक है, और उस फील्ड को हम कहते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे होता क्या है, इस बात को समझो। दिस फील्ड, पहले जरा हम इस बात के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक और बात को समझो। दिस फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग, क्या करती है फील्ड? अट्रैक्ट करती है अदर मासेस। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात से कंक्लूजन ये निकली, इट मींस दैट ऑल मासेस, जितनी भी बॉडीज हैं आपके रूम में, जितनी भी चीजें पड़ी हैं पूरे यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें हैं, they will attract each other, all masses. It means that all masses attract each other
with a force called the ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात समझ में आई? कोई भी दो चीजें एक दूसरे के आसपास पड़ी हुई होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। अब ये बात अभी बहुत नॉन इंट्यूटिव लग रही होगी, आप सोच लोगे कि मेरे लैपटॉप और मेरे बीच में क्या इंटरेक्शन है, या मेरा फोन और मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, राइट? या यू डोंट फील गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर चेयर या फिर टुवर्ड्स द वॉल इन योर रूम, ऐसा तो आपको फील नहीं हो रहा। तो फिर ये कहाँ चली गई ग्रेविटेशनल फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं? अब इसकी हमने डिस्कशन करनी है। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि कोई भी मास होगा वो अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितने भी मासेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइडिया हमें और लिखना है, फिर इसके बाद डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। The gravitational field is represented using field lines which show the direction of force on another mass। अब ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं इनको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सपोज कर लो बेटा मेरे पास यहाँ पे एक मास है, ठीक है, ये मेरे पास एक मास है, इसको मैं M1 बोल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक और मास है, इसको मैं M2 बोल देता हूँ। थिंग दैट वी आर सेइंग हियर इज कि दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा और ये भी एक फोर्स लगाएगा, और दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं बाय द वे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, लेकिन इस बात पे हम बाद में आएंगे। फिलहाल हमें ये बात समझनी है कि एनी टू मासेस इन योर रूम इन द होल यूनिवर्स एवरीवेयर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, एंड इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और बात क्या समझ में आई कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। अब वो फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज कर लो मेरे पास एक मास है, सपोज कर लो मेरे पास एक मास है, इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे रिप्रेजेंट की जाती है मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। लाइंस बनाते हैं हम, ठीक है, वी मेक लाइंस अराउंड द मास एंड द लाइंस विल रिप्रेजेंट फील्ड की डायरेक्शन। अब कोई भी ज्यादातर जो मास होता है उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। तो अट्रैक्टिव फील्ड के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो वो जाहिर सी बात है हर चीज को अपनी तरफ क्या करेगी? पुल करेगी। अब जब वो पुल करेगी तो दैट मीन्स कि हमें जो जितने भी एरोज बनाने हैं फील्ड के वो टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब ये जो मैंने फील्ड लाइंस, ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास शो कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम में मैं क्या दिखा रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सामने रखे हुए तो वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब M1 जो है उस पे जो फोर्स लग रही है वो M2 लगा रहा है, और M2 पे जो ये फोर्स लग रही है वो M1 लगा रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक बात ये की थी कि ये फोर्स अगर F1 है और ये F2 है, तो हमने एक और बात यहाँ पे की थी, F1 शुड बी इक्वल टू F2। हमने ये बात भी की कि फोर्सेस जो मासेस एक दूसरे पे लगाते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन इस बात को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे।
अभी इस बात को समझना है कि आपके आपके अराउंड भी आपकी एक इनविजिबल फील्ड है, और उस इनविजिबल फील्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे रहे हैं। इस फील्ड की वजह से ही आप हर चीज को अपने अराउंड अट्रैक्ट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही थी कि आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा यार, कि मैं अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, मेरे सामने मेरा कैलकुलेटर पड़ा है, वो मेरी तरफ मूव होके तो नहीं आ रहा, फोर्स लग तो रही है लेकिन मास मेरी तरफ मूव होके तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी बात समझनी है। बात सिंपल सी ये समझनी है कि everyday objects, yes they are attracting each other, yes they are exerting the force on each other, but the force in these everyday objects, the gravitational force is so small, इतनी negligible force है कि ना उसको प्रैक्टिकली मेजर किया जा सकता है और ना ही आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका इफेक्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर रखा हुआ है टेबल पे, मेरी बॉडी से कैलकुलेटर अट्रैक्ट हो रहा है, उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, लेकिन वो इतनी वीक है, इतनी वीक है, बिलियन 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 ट्रिलियन टाइम्स वीक है वो फोर्स, कंपेयर टू द फ्रिक्शन जो टेबल और कैलकुलेटर के बीच में। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैलकुलेटर एकदम से अट्रैक्ट होकर मेरी तरफ आना शुरू कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, बहुत ही वीक फोर्स है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लो। द force between everyday objects is too weak to be noticed. ठीक है, और अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये फोर्स कहां पे जाके सिग्निफिकेंट होती है। अब इसका आइडिया मोस्ट प्रॉब्ली आपको पहले से होगा, आपके जहन में बात आ ही रही होगी। The field, the force is too weak to be noticed. It only becomes significant when very big, very heavy, या मैसिव का वर्ड यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मैसिव का मतलब है बहुत ज्यादा मास वाला। when massive objects when like planets, stars, moons are involved, सिर्फ इस लेवल पे जाके ये फील्ड जो है वो नोटिसेबल होती है, वरना ये इतना वीक फोर्स है कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में आप इसको नोटिस ही नहीं कर सकते, और ना ही किसी लैब में उसकी फोर्स की वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो फार सो गुड। अभी तक कोई क्वेश्चन आ रहा है जहन में तो पूछ लो, वरना हम पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ जाते हैं और उसको मेंशन करते हैं, व्हिच इज बेसिकली यस। ये मासिव ऑब्जेक्ट्स में सिग्निफिकेंट क्यों है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सिग्निफिकेंट नहीं चाहिए? सारा आपने बताया था, ज्यादा इजी होता है अगर लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स करना दोबारा होता है। से बेटा सवाल रिपीट करना, थोड़ा सा स्लो स्लो बोलना, मुझे समझ नहीं आया आपने बोला क्या। और दोबारा से सर बोलो। आपने जो मासिव ऑब्जेक्ट्स उनके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो अर्थ और जो प्लैनेट्स हो गए तो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम्म एवरीडे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा लाइट है, तो लाइट हम्म ऑब्जेक्ट्स को मूव करना आसान नहीं होगा? लाइट ऑब्जेक्ट्स को मूव करना आसान होगा। अब इस बात का भी जवाब आने वाला है आगे, कि आप ये कह रही हो कि भाई प्लैनेट्स तो बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट्स बहुत बड़ी फोर्स लगाएंगे हैवी हैवी चीज पे भी और छोटी चीज पे भी, लेकिन वो छोटी चीज को मूव आराम से कर लेंगे। अब इस बात को मैं भी फर्दर समझाता हूँ, इस बात को भी समझते हैं। ये बात याद रखना कि आपका जैसे मैंने मास M1 और M2 बनाया हुआ आपके सामने, सपोज कर लो ये दोनों मासेस बहुत छोटे हैं, एक आपका फोन है और एक आपकी टैबलेट है। ठीक है, इन दोनों का मास इतना छोटा है, या एक आप बैठे वो सामने कोई और बंदा बैठा हुआ है, या आप बैठे वो सामने आपकी चेयर रखी हुई है या टेबल रखा हुआ है, कोई भी ऐसा मास है एवरीडे ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, कुछ भी है, वो इतना वीक फोर्स है कि ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो जो फोर्स की वैल्यू है वो इनके मल्टीपल पे डिपेंड करती है, इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। मतलब दोनों का मास जब मल्टीप्लाई होता है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रही होती है, मतलब M1 और M2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई। सपोज कर लो एक चीज है 50 kg की और दूसरी चीज है 100 kg की, 50 इंटू 100, खैर इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन पूरा जो फॉर्मूला है फोर्स का वो आप A2 में जाके पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि फोर्स इतनी छोटी क्यों आ रही है। बट इवन जो 50 kg, 100 kg, 1000 kgs के भी जो मास है, थाउजेंड्स ऑफ kgs, इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ kgs के भी जो मासेस हैं, वो इतनी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे कि वो नोटिस नहीं हो सकती।
अब अर्थ आपके ऊपर जब फोर्स लगा रहा है तो आप भी तो एक मास हो, आप भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होगे। अब मैं उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि हैवी ऑब्जेक्ट्स तो इतने आराम से मूव नहीं होंगे, लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव करना आसान होगा। उसी कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो आप बात करी ना रेजिस्ट चेंज इन मोशन, उसको भी हम अप्लाई करते हैं अर्थ के ऊपर। अब ये जो मैंने बात की है यहाँ पे, द फोर्स ओनली बिकम्स सिग्निफिकेंट व्हेन मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स की स्पेलिंग को मैंने क्या कर दिया, इसको प्लैनेट्स को सही से करके लिखूं, प्लैनेट्स, स्टार्स या मून्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इतने बड़े बड़े जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स हो गए, तब इनके ऊपर जाके फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होती है। अब फोर्स याद रखो सिर्फ एक चीज नहीं लगा रही, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। जब अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आप भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। अब इस बात को जरा समझते हैं। अब मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, द ग्रेविटेशनल फील्ड। एक मिनट रुकना जरा, मेरा पेन जो है ना उसका बैटरी खत्म हुई है, इसको 2 सेकंड लगेंगे चार्ज होने में। जस्ट गिव मी 1 सेकंड टू रिचार्ज द पेन। ओके, सो हम यहाँ पे बात करने लगे हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थ को ड्रॉ करेंगे। मेरा पेन चार्ज होता है, फिर मैं इसको ड्रॉ भी करता हूँ। बट इमेजिन करो कि आप अर्थ जो है वो ड्रॉ करते हो, गोल जो है वो प्लेनेट ड्रॉ करो, और उसके इर्द गिर्द अब इमेजिन करो देयर इज अ फील्ड अराउंड दैट अर्थ। अब अर्थ हम एज एन एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज याद भी रखनी है। बट द थिंग इज कि आप इसकी जगह कोई भी प्लेनेट को कंसिडर कर सकते हो, या किसी भी मून को कंसिडर कर सकते हो, या कोई भी इस तरह की बड़ी सी बॉडी, स्टार को कंसिडर कर लो। सन एक स्टार है, सन को कंसिडर कर लो, या जुपिटर एक प्लेनेट है, उसको कंसिडर कर लो। ठीक है, अब फिलहाल मैं बात करने लगा हूँ अर्थ की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अर्थ बना लेते हैं। अर्थ बना लिया मैंने, अर्थ बना लिया। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने ड्रॉ करना देखी थी, कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइंस बनाते हैं which are all going towards the center of that object। बेसिकली वो लाइंस शो क्या कर रही हैं कि फोर्स जो है, जो वो जो फील्ड है वो बेसिकली एक अट्रैक्टिव फील्ड है, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसलिए वो जो एरोज हम बनाते हैं, एरोज आर टोटली इमेजिनरी, राइट। असल में तो कोई एरोज नहीं है ना अर्थ के इर्द गिर्द, ये जो लाइंस हम बना रहे हैं दिस इज टोटली इमेजिनरी। But the idea behind showing these lines as going towards the earth is to show कि कोई भी चीज जब अर्थ के फील्ड में होगी, अर्थ के आसपास कोई भी चीज होगी, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, अर्थ को यहां लिखने के बजाय अंदर लिख दो। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं इनको क्या कहते हैं बेटा, फील्ड लाइंस कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, राइट। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि अर्थ की फील्ड मैंने बना ली। अब अर्थ जो है उसका मास कितना है, मास ऑफ द अर्थ जरा नोटिस करो कितना है, मास ऑफ द अर्थ, अप्रोक्सीमेटली अर्थ का मास ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 kg। मतलब 6 के आगे 24 जीरोस लगेंगे, विच मीन्स 6 बिलियन, 6 मिलियन बिलियन बिलियन, मतलब इस तरह कोई नंबर बनता है जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो गेट माय पॉइंट। अब ये इतना ह्यूज नंबर जो है, इसका मतलब है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, विच इज क्वाइट क्लियर। अर्थ इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, राइट। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अब उसकी एक सर्टेन वैल्यू भी होती है, वैल्यू को हम याद भी करेंगे, लेकिन पहले उसका मीनिंग हमने समझना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है, कितनी स्ट्रॉन्ग है अर्थ की फील्ड, अभी उसके बारे में भी बात करें। अब बात आपने ये समझनी है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, अर्थ इज अ मैसिव प्लैनेट, so it has a significant gravitational field, right? This field
attracts everything towards the earth, everything towards the earth, अर्थ की तरफ सारी चीजें अट्रैक्ट होती हैं. दैट इज अ कॉमन व्हाट डू यू कॉल इट ऑब्जर्वेशन. एवरीडे लाइफ में आप किसी भी चीज को ड्रॉप करोगे वो कहाँ गिरेगी, अर्थ की तरफ गिरेगी. अब वो डाउन जो जा रही होती है, डाउन का मतलब सिर्फ ये तो डाउन नहीं है ना. हम अगर यहाँ पे बैठे हैं, सपोज कर लो पाकिस्तान यहाँ पे, कराची यहाँ पे, लाहौर यहाँ पे, तो उसके लिए डाउन यहाँ ये है. लेकिन अगर सपोज कर लो न्यूयॉर्क यहाँ पे, तो उसके लिए डाउन ये होगा. राइट. आप अगर यूं बैठे हुए हो अर्थ के ऊपर, तो इधर जो बंदा बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से सीधा बैठा हुआ है. ठीक है, वो उल्टा नहीं बैठा हुआ. सो डाउन मीन्स बेसिकली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. द फील्ड अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर. तो ये बात जरूरी है. हाँ, जब हम किसी चीज को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, जब हम किसी चीज को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैं टूवर्ड्स द सेंटर तो नहीं बार बार बोलूंगा ना. मैं तो सिंपली बोलूंगा यार बस हाँ चीज नीचे गिर रही है. ठीक है, हर चीज पे जो अर्थ की फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है. बट अगर आप अर्थ को जूम आउट करके बहुत दूर से देख रहे हो, किसी और प्लेनेट से अर्थ को देख रहे हो, या किसी सैटेलाइट में बैठ के अर्थ को देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से कि एवरीथिंग इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो भी चीज अर्थ के करीब करीब. ठीक है. अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अब इस बात को समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द ग्रेविटेशनल फील्ड exerted on a mass is called its weight. The gravitational force exerted on a mass is called its weight. हम एक नया कॉन्सेप्ट और नई क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या? वेट का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. अब ये जो वेट है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सिंपली, हाउ डू यू डिफाइन वेट? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर आपको कोई बोले यार वेट को डिफाइन कर दो, तो आप उसे क्या बोलोगे? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ मास. मतलब वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. तो वेट के यूनिट क्या होने चाहिए, जरा मुझे जल्दी जल्दी से ये बात बता दो. वेट आपने एक नई क्वांटिटी पढ़ी, लेकिन इसके यूनिट आपको पहले से पता होने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द यूनिट्स? W. क्या? W. नहीं, W तो उसका यूनिट नहीं है. W तो उसका सिंबल है. जैसे मैं मास के साथ M लिखता हूँ, मास का यूनिट तो M नहीं ना, मास का यूनिट तो kg है. मतलब मैं लिखता हूँ यार न्यूटन है ना वेट का. न्यूटन. न्यूटन क्यों? क्योंकि वो फोर्स है. असल में आप एक कोई नई क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे हो. आप सिर्फ, आपने क्वांटिटी तो पहले से पढ़ी हुई, आपको पता है फोर्स होती है. फोर्स इज द क्वांटिटी. वेट उसकी सिर्फ और सिर्फ एक टाइप है, एक टाइप ऑफ फोर्स है वेट. सो याद रखो, वेट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है. अब अगर आप किसी भी चीज को करीब से बनाते हो, तो उस पर वेट की फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही हो. मतलब आप अपने रूम में एक, आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें गाड़ी बनी हुई है. अब गाड़ी के ऊपर मैं कहता हूँ उसका वेट की डायरेक्शन मुझे बना के दिखाओ, तो आप क्या बनाओगे? डाउनवर्ड्स बना दोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब इससे फर्क नहीं पड़ता गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है, सीधी पड़ी हुई है, गाड़ी ऊपर पहाड़ पे जा रही है, स्लोप पे जा रही है, नीचे आ रही है. आपने गाड़ी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एरो ही बनाना है हमेशा. ठीक है. तो वेट का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, तो अब जरा हम इसको एक और बात को समझते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझना है हमने यहाँ पे. ग्रेविटेशनल, अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को हम स्मॉल जी से शो करते हैं. किस चीज से? स्मॉल जी से शो करते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज गोना टेल यू हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द ग्रेविटी इज ऑफ सम प्लैनेट और सम स्टार. ठीक है. किसी भी जगह पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो इस क्वांटिटी से पता चलती है, स्मॉल जी से. और स्मॉल जी को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा
इजी है, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। अब बात यहाँ पे आपने ये समझनी है बेटा कि जब भी इस तरह की डेफिनेशन लिखी हो ना, फोर्स पर यूनिट मास, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है इसमें दो क्वांटिटीज मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो जोया। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई फोर्सेस इन इट, कैन यू आइडेंटिफाई टू क्वांटिटीज इन दिस सेंटेंस? उनको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। कौन सी दो क्वांटिटीज आपको नजर आ रही हैं? फोर्स एंड मास। फोर्स एंड मास। अब ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज एक्चुअली रिटन एज अ सेंटेंस, बट इसको एज अ फॉर्मूला लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? एज अ फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को मैं एज अ फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। अब आपको ऊपर वाले सेंटेंस को देख के समझना है उसे, सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी, फोर्स, ठीक है। और फोर्स इस केस में कौन सी फोर्स है बेटा? वेट। कौन सी फोर्स है? वेट की फोर्स है, राइट। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ वेट फोर्स, ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। अपॉन मास। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ था? फोर्स पर यूनिट मास। जब भी लिखा हो ना समथिंग पर यूनिट समथिंग, तो ये पहली वाली चीज न्यूमरेटर में आएगी, दूसरी वाली चीज आएगी डिनोमिनेटर में। जैसे अभी आगे जाके आप वेलोसिटी को पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरह पावर एक क्वांटिटी पढ़ोगे आप आगे जाके, उसमें लिखा हुआ होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम पावर हो जाएगी। इस तरह से करंट की डेफिनेशन पढ़ोगे आप बहुत आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, उसमें लिखा हुआ होगा चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वहां चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दोगे। इसी तरह यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया? G इज इक्वल टू W अपॉन M। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को? राइट। अब इस फॉर्मूला से मुझे एक चीज मिलती है बहुत काम की, और वो क्या है कि मैं किसी भी चीज का वेट जो है वो 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकता हूँ। किसी भी चीज का वेट मैं 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकता हूँ। W इज इक्वल टू mg करके ज्यादातर बच्चे इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं, W इज इक्वल टू mg। W क्या चीज है? आपका वेट। M क्या है? मास। G क्या चीज है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ एक याद रखनी है, सिर्फ एक वैल्यू उसकी याद रखनी है, और वो अर्थ की है। हर प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अपनी अपनी होती है। पहले तो इस बात को समझो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G indicates how strong or weak the field is of some planet, star, moon, etc. G से क्या पता चलता है कि वहां पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है? यू हैव टू रिमेंबर दिस, द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज गोइंग टू बी, आपने जो G की वैल्यू याद रखनी है अर्थ पे, उसकी वैल्यू आपने क्या रखनी है? ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, और आपने इसको यूनिट्स के साथ याद रखना है। द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन पर केजी।
क्या वैल्यू है? 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, अब एक और चीज आपको यहाँ पे सिखानी है कि ये जो यूनिट मैंने लिखा है न्यूटन पर किलोग्राम, ये कैसे आया है यहाँ पे। अब इस बात को समझना जरा, ये यूनिट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ऐसे क्यों लिखा है यूनिट। मुझे एक सिंपल सी बात बता सकती हो? ये जो जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, इसमें वेट का यूनिट क्या होता है जो है, वेट का क्या यूनिट होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था वेट का यूनिट क्या होना चाहिए। न्यूटन। न्यूटन। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। केजी। न्यूटन डिवाइडेड बाय केजी। क्या मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है? तो यस जी सर। के यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन पर केजी हो गए। ठीक है, अब इस बात को समझ लो, ये जरूरी है कि जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कि जब आपने वेट निकालना है न्यूटन में, तो मास आपका हमेशा केजी में हो। किस चीज में हो? केजी में हो। क्योंकि ये जो 9.8 आप वैल्यू यूज कर रही हो ना बेटा, वो न्यूटन पर केजी में ही होगी हमेशा। 9.8 की वैल्यू आपको याद रखनी है, कहीं लिखी हुई नहीं आएगी एग्जाम में। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। तो आपने ये बात जहन में रखनी है बेटा कि जब भी मास से वेट कैलकुलेट करना है, तो मास हमेशा केजी में होना चाहिए। सपोज कर लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, किसी चीज का मास दे दिया 400 ग्राम्स, तो आपने 400 नहीं डालना है एम की जगह पे, आपने उसको केजी में कन्वर्ट करना है। 100 से 1000 से डिवाइड होगा, 0.4 आएगा, वो डालना है आपने एम की जगह पे। फिर उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगी तो वेट आ जाएगा। डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके, तो सो फार व्हाट हैव वी स्टडीड, अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी है, जरा इस बात को समझो। अभी तक हमने आज वाली क्लास में मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मास की डेफिनेशन पढ़ी। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कितना उसके अंदर मैटर है, सच कितने पार्टिकल रफली। उसके बाद ये बात हमने की कि मास इज अ प्रॉपर्टी, या जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट रेजिस्ट चेंज इन चेंज फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब कोई चीज रेजिस्ट करेगी कि अगर आप उसे धक्का स्टार्ट करने लगे हो, या कोई चीज रेजिस्ट करेगी अगर आप उसे स्टॉप भी करने लगे हो, या स्लो डाउन करने लगे हो, या स्पीड अप करने लगे हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज करने लगे हो। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल रिक्वायर अ फोर्स, एंड द बिगर द मास द बिगर द फोर्स रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी इनर्शिया की। फिर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि हर मास के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में वो फील्ड बहुत ज्यादा वीक होती है। अगर आप बड़े बड़े मासेस पे चले हो, जहां पे प्लैनेट्स आ जाते हैं, अर्थ आ गया, जुपिटर आ गया, मून आ गया हमारे अर्थ का, या सन आ गया, कोई भी बड़े बड़े आपके जो बॉडीज आ जाती हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उस केस में कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? वेट अपॉन मास, या फिर इसको रीअरेंज कर लो तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपको दो चीजें पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो। कोई भी दो चीजें आपको इसमें पता है, W इज इक्वल टू एम जी वाले फॉर्मूला में, अगर W और M पता है तो आप G निकाल सकते हो, अगर आपको G और M पता है तो आप W निकाल सकते हो। राइट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। एंड अर्थ के ऊपर फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 9.8 न्यूटन पर केजी होती है। इज दैट क्लियर? अब फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि आज के लिए इतनी चीजें हो गई काफी। अगर मैं और ज्यादा यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो फिर हम बहुत ज्यादा जनरल के अंदर चीजें होने लग जाएंगी। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड कर दूंगा, इसको रिवाइज करना। फिलहाल आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क। अगर अपलोड नहीं किया पिछला वाला होमवर्क तो उसको क्लासरूम पे कर दो। हाँ, अभी तो क्लासरूम पे नहीं किया हो ना, तो क्लासरूम पे अपलोड करना है। फिलहाल यही टास्क है। ठीक है, एंड देन वंस वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल, तो हम इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसको भी मैं आपसे अपलोड करवाऊंगा क्लासरूम पे। इज दैट क्लियर? ओके सर, क्लियर। चलो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।